हमारा पहले सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन है आफ्टर मिड टर्म। हमारा जो मिड टर्म के बाद पहला टॉपिक है जिसमें 3 क्लासें हैं, वो है रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग चूँकि हम लोग रिसर्च एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और जनरली रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च ज़्यादातर लोग जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो उसमें स्टेटिस्टिक्स की कुछ बेसिक नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इस सेंस में कि बहुत से लोगों को और ये नहीं समझ आती कि ये नंबर्स फजूल बनाने की क्या ज़रूरत है। इधर से 24 आ गया तो उधर से 26 आ गया तो उससे रिसर्च ठीक हो गई, 26 नहीं आया तो रिसर्च ठीक नहीं होती, ये क्या मजाक है। जबकि हमें समझ आ रहा है कि सामने ये चीज़ ठीक हो रही है। तो उसके पीछे कुछ स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज होती है, कुछ ये कह लें कि एक बड़ी प्रिसाइज सी लैंग्वेज होती है जो कि आपकी रिसर्च को रिलायबल बनाती है। लैंग्वेज नॉट इन द सेंस के कोई आप वर्ड्स यूज करते हैं, लैंग्वेज इन द सेंस कि नंबर्स जो है वो एक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि आपकी रिसर्च वैलिड है या उसको ठीक तरीके से किया गया है। तो उसके बारे में हम इन 3 सेशंस में पढ़ेंगे। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है ये सब ब्रांच है मैथ की। इसकी फर्दर जो है 2 ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, थोड़ी देर में हम देखते हैं उसकी एग्जांपल और नाम का मतलब क्या है। और एक को कहते हैं इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। ये बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन हम इसको रिसर्च की टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटिस्टिक्स की अपनी एक प्रिसाइज और बड़ी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है। और जो भी आप कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, कोई सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग करेंगे कभी भी, तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स को समझना ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो रोमन बिल्डिंग्स बनी थी, दुनिया में पहली बार बड़ी बिल्डिंग्स रोम वालों ने बनाई थी ना, अदर देन ये जो पिरामिड्स या उस तरह की हैं जिनमें स्टैकिंग थी खाली पत्थरों के ऊपर। तो या एटलीस्ट नॉन नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो आप पिलर्स और छत की आपको कुछ आपस में कुछ कह लें कि ऑन स्केल कंपैरिजन चाहिए होता है कि इन पिलर्स पे ये छत खड़ा होगा कि नहीं, उन बुनियादों पे ये पिलर खड़ी होगी कि नहीं। उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल 26 को 4 पे डिवाइड करना है या 40 को 8 पे डिवाइड करना है। तो ये अरेबिक न्यूमरल्स के अलावा पॉसिबल ही नहीं था। फॉर एग्जांपल देखें आप, सबसे पहले यहाँ पे सुमेरियन अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं जो लेफ्ट साइड पे नीचे लिखे हुए हैं, या यही फिर इधर राइट साइड वाली फिगर में लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। अब इनमें आप फर्ज करें आपने 20 को 3 पे डिवाइड करना है। आप कोई आपके पास मैथमेटिकल सिस्टम ही नहीं होता ना। इसी तरह इसके आगे रोमन लिखे हुए हैं, तो रोमन में आप फर्ज करें आपने 18 को 5 पे डिवाइड करना है। तो कोई नंबरिंग के अलावा आगे जो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप थे उनका कोई सिस्टम ही नहीं था दुनिया में, जब तक शायद रोमन्स के पास छोटा मोटा था जब उन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स को अडॉप्ट किया। या फिर आपको पता है कि हमारे पास, हम लोग कहते हैं ना बड़ा प्राउडली कि दुनिया में अलजेब्रा मुसलमानों ने जाबिर बिन हयान और इस तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली इसकी वजह यही है कि अलजेब्रा के बगैर, यानी मैथमेटिकल रिलेशनशिप नंबर्स में बनाए बगैर कोई एडवांसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई नई चीज़, मतलब छोटी प्रिसाइज चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे आजकल हम मैटलैब वगैरह पे कैलकुलेशंस करते हैं, पीछे कंप्यूटर कर रहा होता है। लेकिन इवन बड़ी चीज़ों में भी ना पॉसिबल नहीं था उससे पहले कोई भी ब्रेक थ्रू करना है, जब तक आपके पास बेसिक स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स ना आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेटा की। ये कह रहा है कि अ सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स for summarizing and interpreting observations. These observations are typically numerical or categorical facts. Categorical numerical का मतलब होता है नंबर्स में, categorical का नंबर होता है कैटेगरीज में, यानी 1 से 5, 5 से 20, कोई कैटेगरीज बना लेते हैं हम। About specific people or things, and they are usually referred to as data. The most fundamental branch of statistics is descriptive statistics, यानी इसके नाम के अंदर से आप देखें तो it is used to summarize or describe observations.
यानी आप खड़े हैं, कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं एक जलसे में या किसी एक गैदरिंग में, तो आप काउंट करके बताते हैं कि इनमें से 45 मर्द हैं और 55 औरतें हैं। ये डिस्क्रिप्शन है उस डेटा सेट की। ये आप बताते हैं कि इस वक्त जो मार्केट में हमारे पास गंदम अवेलेबल है उसमें से 71% लोकल गंदम है, 25% जो है वो यूक्रेन की गंदम है, और 4% ईरान की गंदम है। अब ये डिस्क्रिप्शन है एक डेटा की। तो इस तरह के स्टेटिस्टिक्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। एंड यू कैन नाउ अप्रिशिएट कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के लिए आपको मैथमेटिकल डेटा इकट्ठा करना होता है। इन जिन केस में हमने बात की, कहीं पे आपको गंदम तोलनी होगी, कहीं पे आपके लोगों को गिनना होगा वगैरह। दूसरा लिखा है द ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स यूज टू इंटरप्रेट और ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट ऑब्जर्वेशंस। यानी आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, अब इनके बारे में इन्फ्रेंसेस करना, यानी कि इनसे फर्दर नॉलेज। ये नंबर्स तो आपके पास आ गया, डिस्क्रिप्टिव नंबर्स, अब इनसे इन्फ्रेंस करना कि हाँ ये लोग जो हैं, जो मैं आज जिस जलसे में देख रहा हूँ, इनका मेकअप जो है, यानी ये स्टेटिस्टिकल मेकअप, वो कराची वाले जलसे से डिफरेंट था। ये एक इन्फ्रेंस है। फिर आपको कराची वाले जलसे का भी डेटा चाहिए होगा, और आप फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल में कैलकुलेशंस होती हैं स्टैट्स में। मैं आपको एक बड़ी बड़ी एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को, मुख्तलिफ डेटा सेट्स को, और उसके बारे में अपने इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, तो उसको इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। ये यहाँ पे आपके पास वही जो जो मैंने आपको बताया, वो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। लेफ्ट साइड से चलें तो पहले डिस्क्रिप्टिव डेटा की एक एग्जांपल दी है कि 25% ये तो 30% ये, तो आप डिस्क्राइब कर रहे डेटा वो। दूसरा है इन्फरेंशियल। इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि आप कंपैरिजन करते हैं, लेकिन क्योंकि जलसे में फर्ज करें 18,000 लोग थे या 12,000 लोग थे, लेकिन कभी कभी पॉपुलेशंस अनलिमिटेड होती हैं प्रैक्टिकली फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ लोग। अब उनको आप एक एक को काउंट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ना, बल्कि इम्पॉसिबल होगा। तो उसके लिए फिर आप सैम्पलिंग करते हैं। सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, और स्टैट्स में आपने, बल्कि स्टेटिस्टिकल रिसर्च में आपने प्रूव करना होता है कि जो आपने सैंपल लिया वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सैंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये दूसरी तस्वीर को देखें, तो इसके अंदर लेफ्ट साइड से चलते जाए तो 3 सैंपल लिए हुए हैं। पहला सैंपल जो है वो एज अ सैंपल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपकी पॉपुलेशन में से नहीं है, उसमें से बहुत सारे डेटा आपकी पॉपुलेशन से बाहर है। दूसरे को देखें तो वो आपकी पॉपुलेशन के मीन के काफ़ी करीब है, और मोर और लेस शेप भी उसकी वही है। लेकिन स्टिल अगर आप इस सैंपल को यूज़ करेंगे तो आप इसमें कुछ एरर्स आएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का सारा डेटा है। इसी तरह आप आखिरी वाले को देखें तो वो टोटली राइट साइड का डेटा है, उसकी भी शेप वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बायस है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन कैसे बनी हुई है, इसके सेंटर में ब्लू वाली ग्रीन वाली लाइन है, ये इसका मीन है, और फिर इसकी एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड है वो हायर डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एज की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड के बिल्कुल एंड पे 110 साल के बुजुर्ग हैं, और लेफ्ट साइड पे देखें तो इसके बिल्कुल एंड पे यंग बच्चे हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं। तो अगर हम सैंपल ले लेंगे, ये आखिरी वाला सैंपल, तो हम तकरीबन 60-70 साल के लोगों से पूछ रहे होंगे, और उसकी बेसिस पे हम फैसला कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कि क्या मुख्तलिफ जो भी चीज़ हम फर्ज करें ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम उनका ब्लड सैंपल लेके तो ये देख रहे हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, तो गलती हो रही होगी। तो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स आपको गाइड करती है कि आप ऐसा सैंपल लें बड़ी पॉपुलेशंस में से जो पॉपुलेशंस को सही रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको हम आगे देखेंगे। और प्रैक्टिकली रिसर्च में एनी मीनिंगफुल रिसर्च वुड यूज इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स जनरली आपको अखबारों के आर्टिकल्स में या बिल्कुल बेसिक रिसर्च में मिलते हैं। अब आखिरी वाले डायग्राम पे आ जाएं तो इसमें स्टैट्स के दो पार्ट्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल है। अब इन्फ्रेंशियल में दो हैं, एक एस्टिमेशन है और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहले एस्टिमेशन को देख लेते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आपको इस्लामाबाद की रोडें साफ करने का ठेका मिल गया। सुबह सुबह 6:30 बजे से पहले पहले आप अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे 5 बजे, और 6:30 बजे से पहले पहले सारी रोडें
साफ होनी चाहिए। आपने बिड किया, आपको ठेका मिल गया। फॉर एग्जांपल बिडिंग से पहले या ठेका मिलने के बाद अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कितने लोग हायर करूं या कितनी क्लीनिंग मशीन्स खरीदूं। तो आप यू कैन इमेजिन कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सवाल है ना। उसकी वजह ये है, आपने गलत खरीद ली तो ये ठेका मिलने का सारा फायदा ही खत्म हो जाएगा, आप पैसे एक्स्ट्रा मशीनें लगाने में लगा देंगे और फायदा ही नहीं रहेगा। और कम खरीद ली तो 15-20 दिन बाद सीडीए आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा कि आप तो अपना काम ही नहीं कर पाए। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पॉपुलेशन, यानी नंबर ऑफ लेंथ ऑफ टोटल रोड्स इन इस्लामाबाद में भी, उसके अंदर फिर आप स्टैगरिंग भी करना चाहें कि इनमें डर्ट रोड्स कौन सी हैं, इनमें पेव्ड रोड कौन सी हैं, इसमें मेन शाहराहें कौन सी हैं, स्ट्रीट्स कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। और फिर पहला पहले आप अंदाज़ा लगाएंगे कि पॉपुलेशन कितनी है, और इस पॉपुलेशन में फिर आप सैम्पलिंग करेंगे, कुछ रोड्स को देखेंगे कि वाकई इनको साफ करने के लिए मुझे किस साइज़ की मशीन चाहिए या कितने लोग चाहिए, उन लोगों को मैं क्या क्या टूल्स दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे आप। इन एस्टिमेट्स को हमेशा या आप पॉइंट एस्टिमेट लगा सकते हैं, जैसे आप एग्जैक्टली कह दें कि मेरा एस्टिमेट है कि इस्लामाबाद में 12,000 किलोमीटर रोड्स हैं टोटल, छोटी बड़ी, पेव्ड, अनपेव्ड, डर्ट, सब मिला के। इसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। या आप कहेंगे कि मेरा एस्टिमेट ये है कि इस्लामाबाद में 10,000 और 13,000 किलोमीटर के दरमियान रोड्स की लेंथ है। इसको कहते हैं हम इंटरवल एस्टिमेट, या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं, जिसका एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है और एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है। यानी 10,000 लोअर लिमिट है और 14,000 अपर लिमिट है, या हायर लिमिट है। और आप फिर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेस पे अपनी सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, इसके बारे में भी ये समझना ज़रूरी है कि इसको लॉजिकल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में 5,000 से लेके और 30,000 किलोमीटर के दरमियान रोड्स हैं। अब ये बात शायद परफेक्टली ठीक है, ऐसा ही होगा कहीं 11, 12, 13, 15, 18 कुछ भी होगी। लेकिन ये इंटरवल मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि ये इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। क्योंकि और दूसरा ये मुझे ये इससे अगर मैं 5,000 और 30,000 कह दूंगा तो कितनी मशीनें खरीदूंगा? 5,000 के लिए तो शायद 10-12 मशीनें चाहिए होंगी, और 30,000 के लिए शायद 100 मशीनें चाहिए होंगी। अब प्रॉब्लम तो मेरा फिर उधर ही रहा कि अगर 100 मशीनें खरीदनी है, क्या फ़ायदा फिर ये सारी स्टैट्स करने का और इतना बड़ा एस्टिमेट लगाने का। तो स्टेटिस्टिशियन का, रिसर्चर का एक चैलेंज ये होता है कि वो इस इंटरवल को छोटे से छोटा रखे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो कि मैं मेरा जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है या एक्चुअल जवाब है वो इस इंटरवल के अंदर ही है। उससे बाहर निकल गया फिर भी वही गड़बड़, और अगर ये इंटरवल बहुत बड़ा हो गया तो फिर भी वही गड़बड़। तो आगे चलते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक हम स्टैट्स में टर्म यूज़ करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा जो है उसमें कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने सेंटर की तरफ ज़्यादा माइल है, ज़्यादा टिल्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पीछे ये वाली जो तस्वीर देखी सेंटर वाली, इसमें जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोर और लेस। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप गौर करें तो ज़्यादातर डेटा पॉइंट सेंटर में है, क्योंकि सेंटर से ये उठी हुई है बहुत ज़्यादा। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर में ज़्यादा डेटा होता है उसको हम कहते हैं दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ लॉट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी किसी चीज़ की सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए आप मीन, मीडियन, मोड इस्तेमाल करते हैं। और आप अब ये भी, आई होप कि मेरी बात सुन के आपको ये अंदाज़ा भी हो गया होगा कि जिस पॉपुलेशन में सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादा होती है फिर उसके अंदर एस्टिमेशन करना आसान होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इसका ज़्यादातर डेटा एक ख़ास जगह पे मौजूद है। और दूसरी चीज़ होती है डिस्पर्शन या वेरिएंस या वेरिएशन। इसमें ये बेसिकली आपको ये डेटा ये बताता है कि सेंटर अगर आपको पता है पॉपुलेशन का, तो जनरली डेटा इससे कितना दूर होगा, एक एवरेज पॉइंट इससे कितना दूर होगा, डिस्पर्स्ड कितना होगा। जितना करीब होता है मीन के, अगेन इसका मतलब है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे इंटरवल्स उसमें से, कॉन्फ्रेंस इंटरवल्स आपको मिलेंगे। और अगर वो इधर उधर फैला हुआ है और दूर दराज है तो फिर आपको मुश्किल होगा अच्छे कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना। तो डिस्पर्शन या वेरिएशन या वेरिएंस मेजर करने के लिए आप रेंज इस्तेमाल करते हैं। रेंज का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान फ़र्क। यानी जैसे हमने पीछे पॉपुलेशन की बात की, तो एक दिन का बच्चा और 110 साल के बुजुर्ग, इनकी पॉपुलेशन में 110 साल का फ़र्क है, तो हमारी रेंज हो गई 110 -0 = 110।
या आप इंटर क्वार्टाइल रेंजेस देख लेते हैं, यानी कि पहले 25% में कितने लोग हैं, दूसरे 25% में, तीसरे में और चौथे में। चार 25% होते हैं 100 में। तो कौन से क्वार्टर में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 60 to 70% पॉपुलेशन हमारी 0 से 30 ईयर्स के बीच में। तो इसका मतलब है कि हमारे पहला क्वार्टाइल और दूसरे क्वार्टाइल का एक पार्ट बहुत ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब ये एक एनालिसिस है जो किसी ने डेटा के बेस पे किया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज के एनालाइज किया है। फिर आगे स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो एक ही तरह का डेटा की दो रिप्रेजेंटेशन है, एक स्क्वायर है और एक अंडर रूट है। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि मीन से आपका डेटा ऑन एवरेज कितना दूर है। अच्छा जी, अगर आप अपने डेटा को, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं, अ, उन सब को लिख दें और ये लिखें कि ये कितनी बार अकर हुए हैं डेटा में। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन में बात करें तो हम लिख दें कि 0 to 1 ईयर के बच्चे हमें 25 लाख मिले हैं। 1 ईयर to 2 ईयर के बच्चे हमें 22 लाख मिले हैं। 2 ईयर to 3 ईयर के बच्चे हमें 40 लाख मिले हैं, एंड सो ऑन। यानी एक तो हमने ये लिख दिया कि वैल्यूज हैं कितनी, जैसे 0 to 1 ईयर एक वैल्यू है, और इस वैल्यू ये कितनी बार आई, ये 22 लाख बार आई, 25 लाख बार आई, 28 लाख बार आई, जितनी बार भी आई। इस अगर हम इस तरह डेटा को अपने अरेंज कर लें तो आप फिर क्या करते हैं कि इनको लोएस्ट टू हाईएस्ट में करते हैं, यानी पहले 0 to 1, फिर 1 to 2, और फिर इससे आपको पता चल जाता है कि किस कैटेगरी के, जैसे फॉर एग्जांपल 24 to 25 का नंबर सबसे ज़्यादा है। वो एक लंबे बार की तरह खड़ा होगा आपके डेटा में, एक हिस्टोग्राम सा बना होगा 0 से लेके 110 तक, और बीच में कहीं पे वो हिस्टोग्राम ऊंचा हो रहा होगा जहाँ पे जिस रेंज में ज़्यादा लोग हैं, और कहीं छोटा हो रहा होगा। तो एक शक्ल सी बन रही होगी ओवरऑल आपके डेटा की। ये जो शक्ल होती है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के आबादी को अगर आप इस तरह एनालाइज करेंगे और इस तरह डेटा को प्लॉट करेंगे तो इस जो प्लॉट होगा इसको आप कहेंगे ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हमने बात की, इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन किया जाता है। अगर आपके पास मीन हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल बना सकते हैं। इसी तरह ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उनमें आपके पास लोअर और हायर वैल्यू और मिडिल वैल्यू चाहिए होती है, तो वो ट्रायंगल की शक्ल आपको पता चल जाती है। इसी तरह बहुत सारी और डेफिनेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस होती है, तो आपको स्क्यूनेस की वैल्यू चाहिए होती है। इस तरह मिनी टैब में हमारे पास 20-25 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि मुख्तलिफ डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि एसेंशियली जो ये शक्ल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी ग्राफ होता है, इससे एसेंशियली ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती आबादी को, क्योंकि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बेटा जो है उसके अंदर स्क्यू होता है, होती है वो नॉर्मल की शक्ल की है, लेकिन वो किसी एक तरफ टिल्टेड होने का बहुत ज़्यादा उसका रुझान होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें वो रुझान नहीं है तो नॉर्मल और बेटा एक ही जैसी नज़र आएंगी किसी एक सैंपल में। इसी तरह और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो एक दूसरे की तरह की शक्ल की नज़र आती हैं अगर उनके डेटा में कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हों, लेकिन जो ही वो बदलेंगे वो उनकी तस्वीर शिफ्ट हो जाएगी, किसी और शक्ल में आ जाएंगे वो। जैसे ये आपके सामने दो तीन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ये पहली वाली डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नॉर्मली हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या एक दो और भी नाम है उसके। बीच वाली को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी नॉर्मल के करीब है ये। जो आखिरी वाली है ये बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक तरह से कह लें तो दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी हुई हैं। तो इस तरह बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसको बेल कर्व भी, गॉसियन कर्व भी, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन भी, बहुत सारे नाम है इसके। और इसकी एक खास बात होती है कि नेचुरली अकरिंग डेटा जो है वो मोर और लेस सारे इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सबकी हाइट्स कितनी है, आप सबके बहन भाई कितने हैं, आप सबकी इनकम कितनी है, और अगर ये मैं प्लॉट करना शुरू कर दूं तो वो उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अब इसके कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सबकी हाइट एक जैसी है या इनकम एक जैसी है, बहन भाई का एक ही नंबर है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप जीरो हो किसी की इनकम, या किसी के बहन भाई जीरो हो, आप अकेले हो, और किसी के 10 हो बहन भाई, या किसी की इनकम 1 करोड़ रुपए हो। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम्स बन जाएंगे नॉर्मल के। और
खास बात ये होगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाई इन अ पर्टिकुलर रेंज जो सेंटर में होगी। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ लूँ तो वेरी लाइकली के उसका उसके जवाब को जब हम प्लॉट करेंगे तो वो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना में वो नॉर्मल को या कंफर्म कर रही होगी। अब इसका फायदा क्या, इससे हुआ क्या है ओवर द इयर्स, दुनिया में जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें प्रोबेबली 98 to 99% वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे हुई है। यानी लोगों ने जब भी ट्रैक्टर बनाए और ट्रैक्टरों को देखा कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनको सामने आई। उन्होंने जब भी देखा कि लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं तो यही डिस्ट्रीब्यूशन सामने आई। उन्होंने जब भी देखा कि बीमारियां कौन सी फैल रही हैं यही डिस्ट्रीब्यूशन आई। जब भी देखा कि बकरियां बकरे भैंसें गाय कितनी है मुल्क में, यही डिस्ट्रीब्यूशन आई। एंड सो ऑन, रोड्स वगैरह जो भी देखा उन्होंने। उससे हुआ क्या कि बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट डेवलप हो गए हैं और अवेलेबल हैं अब हमारे पास। और अब जब भी लोग नॉर्मली, आपने सुना होगा ना कि कहते हैं कि अपने डेटा को नॉर्मलाइज करो, उसी वजह से कह रहे होते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं और बड़ी इजीली उसकी बेस उसको हम उससे हम इन्फ्रेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो एक आइडियल या परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये आपके सामने बनी हुई है। इसका एक सेंटर होता है। इसका 68% डेटा जो है वो वन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट एंड वन वन सिग्मा टू द राइट या वन वन अंडरस्कोर ऑफ वेरिएंस या यहाँ पे हमने जो बात की स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाली। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ये म्यू और वन अल्फा वन सिग्मा के दरमियान है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू द राइट एंड वन टू द लेफ्ट ऑफ द मीन, इसके अंदर 68% डेटा होता है। इसी तरह टू टू द राइट और टू टू द लेफ्ट के अंदर 95% डेटा होता है। और थ्री टू द राइट और थ्री टू द लेफ्ट के दरमियान 99.8% डेटा होता है। इस चीज़ को आप लोगों ने सिक्स सिग्मा के नाम से भी कहीं ना कहीं सुना होगा। तीन सिग्मा इधर, तीन सिग्मा इधर, या तीन स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, तीन स्टैंडर्ड डेविएशन उधर। तो मुख्तलिफ, अगर हमारे कहीं इंशाल्लाह आगे डिस्कशन में आया तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें। तो ये जो जी स्कोर्स होते हैं ये हमें एक जनरल सी बगैर डेटा इकट्ठा किए भी बहुत सारी हमें इसके अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जी टेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने स्टैट्स में कहीं जब भी पढ़ी होगी आपने तो कुछ टेबल्स इस्तेमाल किए होंगे, टी टेबल, जी टेबल, फलाना। तो वो टेबल्स इस तरह बने होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस के आइडियल या परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस को मेजर करके बता रहे होते हैं कि किस जगह कितना परसेंट डेटा अवेलेबल है। आखिरी हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली आपकी assumptions होती हैं। जन के फॉर एग्जांपल अगर हम ये नीचे वाली तस्वीर की बात करें तो आपको एक सैंपल लेंगे और हाइपोथेसिस रखेंगे कि द सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। ये आपकी हाइपोथेसिस है। अब ये सच है या नहीं है, ये इसको कैलकुलेट करना होता है फिर स्टैट्स से। और जनरली आप रिसर्चर स्टार्ट करता है बाय अज्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू यानी मैं जो कह रहा हूँ वो बात गलत है। द ट्रूथ इज दैट माय सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। इस चीज को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अब आपसे सवाल ये है कि क्यों रिसर्चर्स जो है नल हाइपोथेसिस को ट्रू समझने से अपने रिसर्च का इब्तिदा करते हैं। व्हाई इज नल कंसिडर्ड ट्रू? नल के अंदर एक और भी आप ये बात कह रहे होते हैं कि एक तो ये गलत है, और अगर ये लग भी रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे नीचे वाली सेंटर वाली जो सैंपल है वो किसी हद तक लग रहा है, तो इट इज ड्यू टू चांस, इट इज ड्यू टू लक। ये एक्चुअली डेटा की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसको कहते हैं ओवरऑल नल हाइपोथेसिस। यानी दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, माय assumption इज रॉन्ग, एंड नंबर टू, इवन इफ सीम्स राइट, इट इज ड्यू टू लक, ड्यू टू चांस, इट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग। अब आपसे सवाल ये है कि नल हाइपोथेसिस आप लोगों ने ढूंढ, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख दूंगा और आपको एक असाइनमेंट भी दे दूंगा छोटी सी, आप लोगों ने इसका जवाब देना है कि लोग रिसर्चर्स हमेशा नल हाइपोथेसिस को ट्रू क्यों अज्यूम करके वहां से क्यों शुरू करते हैं। तो नल ये हाइपोथेसिस जो है किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। आप दो पॉपुलेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप दो सैंपल्स को भी कर सकते हैं। आप एक पॉपुलेशन को किसी एक स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल
फैक्ट के साथ भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ भी, वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक एग्जांपल है, रिसर्च टॉपिक है कि सेचुरेटेड फैट जो होता है वो खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये रिसर्च टॉपिक है आपका। डज सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, आप कुछ कोई लोग ले लेंगे, फर्ज करें 20 30 40 50, जितने भी लोग, जो भी आपका सैंपल साइज होगा, उनको आप, हर इंसान एवरेज 13 ग्राम फैट खाता है दिन में। आप उनको 13 ग्राम से 30% ऊपर फैट देंगे, जो कि तकरीबन 13 + 4 17 ग्राम बन जाएगा रफली। अब आपकी हाइपोथेसिस नल क्या है? The subjects who consume 30% above 13 grams of saturated fat will not have high levels of cholesterol. अब आप देख रहे हैं नल हाइपोथेसिस कैसे स्ट्रक्चर हुई है कि मैंने अपना टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया और मेरी हाइपोथेसिस ये है कि अब इनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हालांकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट ही इसलिए किया था कि चेक करूं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और नीचे आप देखें तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है H0 = म्यू, यानी मीन आपके उन लोगों का जिनका आपने कोलेस्ट्रॉल नापा, इज म्यू इज म्यू इज लेस देन 146, यानी जो एवरेज लेवल है या उससे कम है या वही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ ये। हालांकि एक जनरल नॉलेज से आपको पता है कि जो फैट खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब चूंकि आप सब लोगों ने भी एक एक टॉपिक सजेस्ट किया हुआ है, चूज किया हुआ है अपनी रिसर्च के लिए, तो आप भी बताएंगे कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। एक दूसरी एग्जांपल है, इन्वायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स एग्रेशन। 40 स्टूडेंट लिए आपने, सबको बहुत गर्म कमरे में, 20 को बहुत गर्म कमरे में बिठा दिया, 20 को एक एयर कंडीशन कमरे में बिठा दिया। जिनको गर्म कमरे में आप बिठाया उनको हम कहते हैं मैनिपुलेटेड ग्रुप, क्योंकि उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और जिनको कुछ नहीं हीट दी, उनको नॉर्मल एसी में बिठाया, उनको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप है। यानी इन पे चेंज नहीं आई और पहले वाले पे चेंज आ गई। अब दोनों को आप कहेंगे थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कि आपके सामने एक स्टूज बैठा हुआ है, यानी एक बुत बैठा हुआ है, और अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि एक्चुअली वो स्टूज होता है, आपके सामने कोई बंदा बैठा होता है, उसको तारें लगी होती हैं, वो टेस्ट दे रहा होता है, और आपको कहा जाता है कि अगर ये जवाब गलत दे तो उसको करंट लगाना। एक्चुअली वो तारें उस तरह नहीं लगी होती कि उस बंदे को करंट लगे, वो पीछे एक किसी स्टूज को, किसी बुत को लगाई होती हैं, और ये बंदा वैसे ही चीखें मार रहा होता है जब आप करंट लगाते हैं, ताकि आपको फीलिंग आए कि मुझे आउटपुट मिल रही है अपनी इनपुट की। तो दोनों ग्रुप्स को कहा जाता है कि करंट लगाना अगर ये गलत जवाब दे। तो अब नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि जिनको मैं 1 घंटा तेज गर्म कमरे में रखूंगा वो ज्यादा करंट नहीं लगाएंगे। हालांकि विजडम, नॉर्मल नॉलेज, एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिनको आप 1 घंटे में, घंटा बिठा के रखें तेज गर्म कमरे में, तो उनको, उनके अंदर एग्रेशन आ जाती है स्ट्रेस की वजह से, तो वो उल्टी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नल हाइपोथेसिस कह रही है कि नहीं, दे विल नॉट गिव हायर लेवल्स ऑफ शॉक। वो नॉर्मल, जो खाली इंडिकेटिंग शॉक होता है, यानी सिर्फ बंदे को एक हल्की सी फीलिंग आएगी कि मेरा जवाब गलत है, उसमें उसको कोई बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो नल हाइपोथेसिस की इस तरह लिखी जाएगी, H0 = म्यू A = म्यू बी, यानी ग्रुप ए ने भी उतना ही करंट लगाया जितना ग्रुप बी ने लगाया। ये नल हाइपोथेसिस है। हालांकि कॉमन सेंस आपको बताता है कि ग्रुप ए जो है वो ज्यादा लगाएगा। तो द पॉइंट इज के आप हमेशा अपनी नल हाइपोथेसिस को सही अज्यूम करके आगे चलते हैं। पहले आप कहते हैं कि नल ठीक है, और फिर उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैंने कहा था नल हाइपोथेसिस ठीक है, अब लेकिन डेटा अब इस तरह तरफ जा रहा है कि नल ठीक नहीं है। नल के ऑपोजिट को कहते हैं ऑल्टरनेट, और इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास तक हमारा, जो हमने 2 वीडियोस अपलोड की थी, उसमें यहाँ तक खाली बात हुई थी। तो आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं जी।
ठीक है जी, थैंक यू। सिंस देयर इज नो क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है जी आप लोग को? ये जी सर आ सर, आ रही है, रही है। आवाज आ रही। थैंक यू जी। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी नज़र आ रही है? ये सर। अच्छा जी जी, सर। तो हम बात कर रहे थे नल हाइपोथेसिस की। अभी उसका जो ऑपोजिट होता है, यानी आपने जो जिस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट सेट किया होता है उसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी जो हम एलडीएल की हमने एग्जांपल डिस्कस की, उसकी आपकी नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी कि मीन वुड बी ग्रेटर देन 146, जो कि एक स्टैंडर्ड है उन लोगों के लिए जो 13 ग्राम खाते हैं। आपने 17 ग्राम दिए तो 17 ग्राम खाने वालों का मीन ज़्यादा होगा। अब लॉजिक भी यही कहती है। यानी लॉजिक अब क्या चीज़ है? लॉजिक वो चीज़ है जो आज से पीछे जो रिसर्च हुई है, उन लोगों ने जो रिजल्ट निकाल के हमारे दिमाग में इस्टेब्लिश कर दिए, उसको हम लॉजिक कहते हैं। तो लेकिन नई रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि पुराने बुतों को तोड़ना। तो इसलिए फिर आप नल हाइपोथेसिस ही रखते हैं कि क्या पता वो गलत कह रहे हो, क्या पता मेन वेरिएबल कोई और चीज़ हो। इसी तरह हीट एग्रेशन में हमने पीछे रखा था म्यू म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी। यानी वो 40-20 स्टूडेंट जो कि एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं, उतना ही अ, झटका लगाएंगे बिजली का स्टूज को जितना वो लगा रहे हैं जो नॉन एयर कंडीशन जगह पे बैठे हुए हैं। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या हो गया कि इट इज नॉट इक्वल टू बी, यानी आप कह रहे हैं कि नहीं, जो गर्म जगहों पे बैठे हैं वो ज्यादा झटका लगाएंगे बिजली का। तो ये ऑल्टरनेट और नल में ये फर्क होता है। अब अल्फा लेवल्स के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर ली थी। इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। और बेसिकली ये आप अल्फा लेवल आप क्यों सेट करते हैं? पीछे हमने बात की ना कि हम नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो एक फायदा नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करने का ये भी होता है कि हम एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी का। यानी कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस गलत हुई तो क्या हम उसको रिजेक्ट कर सकेंगे? इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। तो हम 0.05 जो अल्फा लेवल रखते हैं, बेसिकली हम यही रख रहे होते हैं कि हम 5% से ज़्यादा अगर डेविएशन आ गई रिजल्ट्स में, तो हम फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इन अदर वर्ड्स कि 5% से ज़्यादा लोगों का अगर एलडीएल बढ़ना शुरू हो गया तो फिर हम कहेंगे नहीं भाई, एलडीएल तो बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को हम अल्फा लेवल्स कहते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। यानी बेसिकली सबसे आखिरी वाली लाइन पढ़िएगा। In most cases, the accepted value is 0.05, that is reject null hypothesis, yeah, accept alternate hypothesis, only when findings as extreme as those observed in the study would have occurred by chance alone less than 5% of the time. अब ये थोड़ा सा उसी चीज को घुमा के हम कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे ना कि अगर कोई चेंज आई तो वो तुक्का ही होगा। कोई चेंज आई तो वो तुक्का ही होगा, असल में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। एक दो चार छह लोगों की आ भी गई तो वो तुक्का होगा। तो वो ये कह रहा है कि वो तुक्का था या नहीं, यानी बाय चांस हो रहा था या नहीं, तो सिर्फ 5% बाय चांस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमने अल्फा वैल्यू रख के फैसला किया। तो इन अदर वर्ड्स, उसी चीज को हम एक और तरह से कह रहे हैं कि 5% के बाद हम चांस के फैक्टर को आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, कोई इफेक्ट है एक्चुअली। अब ये जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, इसको थ्योरी में भी ग्राउंड करना पड़ता है। नॉर्मली एमएस की थीसिस में या कम से कम क्लास प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता थ्योरी में ग्राउंड करना, लेकिन पीएचडी में और अच्छी एमएस थीसिस में डेफिनेटली आपसे पहले सुपरवाइजर्स डिमांड करते हैं कि आप अपनी हाइपोथेसिस को थ्योरी में भी ग्राउंड करें। इन अदर वर्ड्स, जो मैंने पिछली बार आपको असाइनमेंट दी थी बेस पेपर वाली, तो वो वाला काम आपने करना होता है कि आप पहले बताते हैं कि दुनिया में मेन काम, ये एक इम्पोर्टेंट काम हुआ है, ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, लेकिन इसमें ये गैप रह गया था, तो मैंने उसके साथ अपने आप को अलाइन करके अपनी रिसर्च की और मेरे रिजल्ट ये आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं थ्योरी में ग्राउंड करना, यानी एग्जिस्टिंग थ्योरी के ऊपर बिल्ड करना अपनी रिसर्च को। अब पीछे हमने बात की थी कि नल हाइपोथेसिस को क्यों ट्रू माना जा रहा है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। किसी ने रिसर्च कर दी है, बता दिया आपको कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फैट खाने से,
तो अब हम ऐसे मुंह उठा के तो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, इट इट हैज टू रिमेन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसी एनोलॉजी को थ्योरी में आप एक्सटेंड करते हैं कि आप कहते हैं कि एक तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और दूसरा मोटिव भी होना चाहिए उसका। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, अल्लाह ना करे आप में से किसी को अदालतों और पुलिस के चक्कर लगे हों, तो मोटिव होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यानी आपके पास छुरी थी और किसी बंदे को जख्म लग गया, तो ये प्रूव करना कि छुरी आपने मारी है, अगर उसमें कोई कमी रह जाए, लोग कहें नहीं ये छुरी, ये तो वो नहीं थी, वो नहीं थी, लेकिन पता चले कि कल आपका उससे फड्डा भी हुआ था, तो बस फिर फौरन जज आपको सजा दे देता है। क्योंकि ना सिर्फ वो ऊपर इंडिकेशन थी कि छुरी आपके हाथ में और जख्म उसको, साथ साथ ये भी पता चल गया कि कल आपका फड्डा भी हुआ था। तो इसी तरह जब आप अपनी रिसर्च को सिग्निफिकेंट प्रूव करते हैं और साथ ही उसको थ्योरी में ग्राउंड कर देते हैं, तो फिर रिसर्चर्स की जो आउटकम होती है उनको लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपके सुपरवाइजर्स, आपके जीईसी मेंबर्स और आपके जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। क्योंकि आपने मोटिव और एनोलॉजी एक सेंस में बता दिया होता है कि मैं पूरी दुनिया जो करती आ रही है देखें उसी की लाइन में खड़ा हूँ। एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये हम करेंगे नहीं, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मेरा ख्याल है हम इस पे इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से इंटेंस टॉपिक्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा टाइम मिले, आप इनको अपने टाइम पे भी पढ़ते रहें। आपकी एक दोस्त हैं, वो कहती हैं जी कि मैं जब भी कॉइन टॉस होता है तो मैं बिल्कुल सही तरह बता सकती हूँ कि कौन सी साइड नीचे आएगी, हेड आएगी या टेल आएगी, खत आएगा या शेर आएगा। अब आप कहते हैं चलो मुझे प्रूव करके बताओ। वो कहती है ठीक है, मैं 10 बार तुम कॉइन टॉस करो मैं बता दूंगी, और तकरीबन हमेशा सही बताऊंगी, तकरीबन का लेट्स से कि मतलब है 9 में से 10। तो आप ये एक्सपेरिमेंट फिर कैसे डिजाइन करेंगे कि ये ठीक ठीक कह रही है कि गलत कह रही है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके इम्तिहान में इसी से मिलता जुलता एक सवाल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी वही लॉजिक फॉलो करें। आप कहेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है 5 हेड आएंगे, 5 को टेल्स आएंगे। तो आप कहेंगे कि अगर इसने 5 से सिग्निफिकेंटली ज्यादा सही प्रिडिक्ट कर दिया, तो यानी इस चीज इसने फर्ज करें वो सिर्फ हेड हेड बोलती जा रही है ना, और सारे हेड हेड आते जाते हैं, तो अगर इसने 5 से सिग्निफिकेंटली ज्यादा कर दिया तो मैं इसकी बात मान जाऊंगा। अब वो सिग्निफिकेंटली क्या चीज है? वो 6 है, वो 7 है, वो 8 है, उसको हम अब देखते हैं आगे के रिसर्च में इस चीज को कैसे सेट करना होता है। तो आप, एक चीज होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हेड्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1/2 है। पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? पॉसिबल आउटकम्स अब इसकी बहुत सारी हैं, अब हम आगे कहीं हमारे पास आ गया तो हम उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। यानी ये भी हो सकता है कि पहला हेड आए, यानी 2 लाइनें बना लें आप, पहला हेड और पहला टेल, फिर दूसरा हेड नीचे, पहला हेड दूसरा टेल, तो इस तरह इन मुख्तलिफ कम्बिनेशन से चूंकि 10 ट्रायल्स हैं तो 10 into 9 into 8 बहुत सारी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं इसमें। What is the probability of observing 9 or more heads in a series of 10 truly random tosses? तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 9 में से 10 में से 9 हेड आ जाएंगे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 5 हेड आने चाहिए, 5 टेल्स आने चाहिए। व्हेन विल यू एक्सेप्ट हर क्लेम? ये आपका अल्फा लेवल आपने खुद डिसाइड करना है, और आप ही बताएंगे 0.05 पे करेंगे, 0.1 पे करेंगे, पीछे हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी। एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ चीटिंग हेयर? ये यहाँ पे गड़बड़ के क्या इम्कान है? यानी इस केस में गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ ये हो सकती है कि उसने जो कॉइन इस्तेमाल कर रही है आपकी दोस्त, वो लोडेड कॉइन हो, यानी वो हमेशा एक ही साइड उसके नीचे आती हो उसके वजन की वजह से। या ये भी हो सकता है कि उसने दोनों साइडों पे हेड बना के रखे हुए हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो थ्योरी में, रिसर्च में आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि यहाँ पे चीटिंग का वर्ड मैंने यूज़ किया है क्योंकि दोस्तों की आपस में गपशप हो रही है, लेकिन रिसर्च में ये बाइसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे देखने होते हैं। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक है, पहले ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी करें, उसको कंपेयर करें, अगर कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा, यानी नॉर्मल माहौल चल रहा है, तो क्या होगा? यानी आपने ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी कर ली,
डेटा आ गया। दूसरी तरफ आपने नॉर्मल माहौल क्या है, 5 हेड 5 टेल, वो लिख दिया। अब इन दोनों को इस कंपैरिजन को प्रोबेबिलिटी में आप कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर अल्फा लेवल्स एंड हाइपोथेसिस। अगर इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जो फर्क मुझे नजर आया है वो तुक्के की वजह से आया है, वो प्योर चांस की वजह से आया है, तो हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नल को रिजेक्ट कर देते हैं। और इस चीज का चांस है कि ये जो हुआ ये तुक्के की वजह से हुआ है, तो फिर हम नल को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आगे एक स्टडी ऑफ चीटिंग है, मेरा ख्याल है इसको हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। आप लोग के कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट, चूंकि हमने चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है ये वाली, तो हम इसको अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम जी। कैन एवरीबॉडी हियर मी क्लियरली? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आ रही है आवाज़ सर, जी और शुक्रिया। स्लाइड्स भी आ रही हैं नज़र। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर ले। हम लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ी, फिर जी टेबल्स वगैरह को देखा, फिर हमने अल्फा लेवल्स उससे पिछले लेक्चर में देख चुके थे। फिर आखिर में हमने जो चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि रिसर्च को स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है, जिसमें हमने अल्फा लेवल की बात की। और बिल्कुल इससे पिछली स्लाइड जो थी उसमें हमने ये देखा कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने के साथ साथ रिसर्च को थ्योरी में भी ग्राउंड होना अच्छा होता है। तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट को एक एनोलॉजी के साथ हमने कंपेयर किया था कि किसी किसी सिचुएशन में आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको, कि जब तक अल्फा लेवल्स अचीव नहीं होंगे हम अज्यूम करेंगे कि नल हाइपोथेसिस ठीक है। और ग्राउंडेड इन थ्योरी को ऐसे कंपेयर किया था कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के साथ साथ उसका मोटिव भी होना चाहिए। तो मोटिव इस सेंस में क्या हुआ कि दुनिया ने जो पहले रिसर्च की हुई है हम उसके साथ अलाइंड हैं, वहां से हमें नंबर मिल गए। और इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ऐसे हो गया कि हमारी जो रिसर्च है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसके अल्फा लेवल्स जो है वो क्रॉस हुए हैं कि नहीं थ्रू पी वैल्यू, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एक एग्जांपल, जिसमें सवाल ये है कि आपकी एक दोस्त हैं, वो कह रही है कि वो हमेशा कॉइन को करेक्टली प्रिडिक्ट करती हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। और वो आपसे एग्री करती हैं कि 10 टॉसेस होंगे और मैं तकरीबन सारे सही प्रिडिक्ट करूंगी। तो लेट्स से कि तकरीबन का मतलब है 9 में से 10 में से 9 सही प्रिडिक्ट कर लेंगी। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि हम देखें कि वो ठीक कह रही है कि नहीं कह रही, यानी उनके पास कोई पैगम्बराना सलाहियतें हैं या वैसे ही वो तुक्के मार रही हैं। तो इसमें एक चीज हमें एक फ्लो सा एक देखना पड़ेगा इस चीज में, कि सबसे पहले कि वो कह रही है मैं हेड्स प्रिडिक्ट करूंगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक्सपेक्टेड हेड्स की 10 में से। तो चूंकि ये 1:2 रेशो है, इसका एक हेड होता है एक टेल होता है, तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिर 1:2 ही होगी, यानी 5 होगी 10 में से। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, वो 10 हैं। यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5, पॉसिबल आउटकम्स 10। प्रोबेबिलिटी क्या है ऑब्जर्व करने की, 9 आउट ऑफ 10। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो जो आप 6 7 8 पे जाते जाते तो प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है।
तो आप कब एक्सेप्ट करेंगे कि वो सही के वो उनके पास पैगम्बराना सलाहियतें हैं? यानी आप अल्फा लेवल क्या रखेंगे? अगर आप 0.95 रखेंगे तो उनको 100 में से 95 बार ठीक बताना पड़ेगा। आप 0.6 रख लेंगे तो 100 में से 60 बार सही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। और चीटिंग की क्या पॉसिबिलिटी है इधर, यानी वो कॉइन लोडेड है या नहीं है? तो ये आपने एक तरह से उसकी वो डेटा जो आपको चाहिए आपने लिख लिया। अब ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, यानी थोड़ा सा डेटा लेके, यानी हमने उससे 10 टॉस करवाए, और अब हम फैसला करने लगे हैं कि मैंने उसको फॉलो करना है कि नहीं, मेरी पीर बनेगी कि नहीं, क्योंकि वो तो इतने अच्छे प्रिडिक्शंस कर रही है। तो आप करते क्या है कि रिसर्चर मेक्स अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी आपने उनसे 10 बार प्रिडिक्ट कर 10 कॉइन टॉस किया और उनसे कहा बताओ, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हो गई। अगला स्टेप आप क्या करते हैं कि उन ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करते हैं उस चीज से कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता। तो फर्ज करें उसने 6 सही प्रिडिक्ट किए और सब कुछ नॉर्मल में 5 सही होने चाहिए थे, तो दूसरा स्टेप भी कर लिया आपने। या उसने 7 किए, सब कुछ नॉर्मल में 5 होने चाहिए थे। फिर आप क्या करते हैं कि आप इस कंपैरिजन को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी के कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट दिस कंसिस्टेंट विद हाइपोथेसिस इफ द हाइपोथेसिस वर इनकरेक्ट, यानी मेरा ये हाइपोथेसिस कि वो पीर हैं, वो पैगम्बराना सलाहियतें हैं उनमें, वो गलत है। तो क्या होगा कि मैं कहूंगा कि नहीं है उसके अंदर। इसको इसको आपने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया, उसको मैथ्स की शक्ल में देखेंगे थोड़ी देर में। और अगर आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि 10 में से 8 सही प्रिडिक्ट करना, प्रोबेबिलिटी लो है, यानी बहुत मुश्किल है कोई बंदा 10 में से 8 सही प्रिडिक्ट कर ले, तो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो मेरी असम्पशन की थी कि इनमें पैगम्बराना सलाहियतें हैं, मेरी पीर बनने के लिए एलिजिबल है, तो वो ठीक है वो बात। तो इस लॉजिकल इन्फ्रेंस के लॉजिकल फ्लो से गुजर के इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके हमने फैसला किया कि हमारा जो सैंपल है इट इज़ गुड इनफ टू मेक अ डिसीजन। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। इट्स स्टडी ऑफ टीचिंग चीटिंग के। एक 50 स्टूडेंट्स हैं, उन उन्होंने एक बॉल निकालना है 10 बॉलों के बैग में से, जिसमें पहले से 9 बॉल्स जो हैं वो वाइट हैं और एक जो है वो ऑरेंज है। और हर स्टूडेंट ने एक एक बॉल निकालना है। 50 स्टूडेंट आएंगे, एक बॉल निकालेंगे, आपको दिखाएंगे, और आगे एक पर्दा सा पड़ा होगा, आप ये नहीं देख सकेंगे कि स्टूडेंट ने कोई चीटिंग तो नहीं की। और फिर वो वापस रख देगा, इस तरह नया स्टूडेंट आएगा, होता जाएगा और होता जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो ऑरेंज बॉल उठा के आपको दिखा देगा, वो जीत जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि चीटिंग तो नहीं हुई ज़्यादा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना क्या चाहिए कि हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले कि किसी ने कोई चीटिंग नहीं की, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, नोबडी चीटेड। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो कितने लोगों ने बॉल निकालना था ऑरेंज? तो एक बॉल है 10 में से, तो इसका मतलब है 10 में से 1 लोगों ने निकालना होता है, और एवरेज, और 50 में से इसका मतलब है 5 लोगों ने निकालना था। 50 में से 5 ने निकालना चाहिए था अगर चीटिंग ना होती, लेकिन निकाला 6 ने या 7 ने या 8 ने या 10 ने 15 ने, जितने में भी। तो जो जितनी जितनी हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दूर होती जाएगी, तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी 5 के करीब है तो हम कहेंगे ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आउटलायर्स आ जाते हैं क्योंकि नंबर भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत दूर होना शुरू हो गई हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो फिर हम कहेंगे नहीं, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पे देखिए कि लेट्स से कि 10 विनर थे, 5 होने चाहिए थे, 10 विनर थे। तो हम एक चाय स्क्वायर टेस्ट करने लगे हैं। चाय स्क्वायर जो है, या काय स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें एफ नॉट जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, यानी आपने देखा कि 10 लोगों ने निकाला तो एफ नॉट 10 हो गया। 5 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, 50 में से 5 आने चाहिए थे ऑरेंज, वो एफ ई हो गया, 5 हो गया। तो इस सारे में आप ये दोनों वैल्यूज डाल देंगे तो आपके पास चाय स्क्वायर या काय स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 5.5। अब ये जो वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये इसमें इसको हम काय स्क्वायर या चाय स्क्वायर टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पे अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो इट इज़ 1 लेस देन
जो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ना, तो आप यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट देखेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस लेवल क्या आ रहा है। पॉइंट हमारा 0.05 होता है, तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखेंगे कि अगर चाय स्क्वायर जो है वो काय स्क्वायर जो है वो सर्टन नंबर उससे ऊपर है या नीचे है, यानी हमारा नंबर आया 5.5, इस टेबल में जो नंबर आएगा उससे ऊपर हुआ तो हम कहेंगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और नीचे होगा तो दूसरी बात कहेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं क्विकली। इन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स द स्टेटिस्टिक इटसेल्फ, यानी कि एक कोई भी एफ रेशो टी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे केस में काय स्क्वायर की वैल्यू is generated, then the exact value of the observed statistics are used to determine a probability value corresponding to the value of your statistic. चाय स्क्वायर टेबल आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज बता रहा है अल्फा लेवल्स की। 0.05 पे जो क्रिटिकल है वो है 3.841, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 है, और 3.841 वो कह रहा है कि अगर आपने 3.841 क्रॉस कर लिया तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कोई चीटिंग हुई है। लेकिन अगर आपने क्रॉस ना किया तो इसका मतलब है चीटिंग नहीं हुई। हमारी वैल्यू आई थी 5.5, जो कि 3.841 से ज़्यादा है, इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है। लेकिन हम बहुत स्ट्रिक्ट बने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अपनी अपनी हमने अपनी अल्फा लेवल 0.05 रखा है। फर्ज करें हम अल्फा लेवल को ज़रा लो कर देते और 0.1 रख लेते, तो यही 3.841 जो है वो आई एम सॉरी 0.025 रख लेते, तो ये 5 हो जाता। इसी तरह 0.01 रख लेते तो 6 हो जाता, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम बहुत ही टाइट रखते 0.99 तो 0.001 हो जाता। उस केस में हम श्योर होते हैं कि चीटिंग हुई हुई है। तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि चाय स्क्वायर जो है क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। जहाँ पे हमारे इससे कम होती है, वहाँ पे हम कहेंगे कि नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो चीटिंग, अगर हमारा अल्फा लेवल 0.05 है तो हम कह रहे हैं चीटिंग हुई है। 0.02 भी होता तो हम कहते हैं हाँ चीटिंग हुई है। लेकिन अगर 0.01 होता फिर हम कहते हैं नहीं, चीटिंग नहीं हुई। जो हम पीछे बातें करते आ रहे हैं ना कि एयरलाइन इंडस्ट्री में हम अल्फा लेवल बहुत ज़्यादा रखते हैं, और कोई इनसिग्निफिकेंट चीज़ हो तो उनमें अल्फा लेवल्स कम रखते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। हम एक सेट करते हैं दिमाग में अल्फा लेवल, फिर उसके करस्पॉन्डिंग नंबर देखते हैं उसी टेस्ट के, यानी जी स्क्वायर हो टी हो। हमने बहुत सारे देखे थे स्टूडेंट्स, टी वगैरह जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे चाहे स्क्वायर हुआ तो उसके टेबल में कंपेयर करते हैं। अगर वैल्यू क्रॉस हो जाए क्रिटिकल वैल्यू तो इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस है, क्रॉस ना हो तो इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, हम ये 0.01 वाले केस में हम ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली कि 10 बच्चों ने ऑरेंज बॉल दिखा दिया तो मैं इसको चीटिंग नहीं समझूंगा। कोई 10 से ऊपर हुए तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि ये चीटिंग है, लेकिन 10 तक मैं नहीं समझूंगा। इसी तरह आप अपनी फ्रेंड जो कॉइन को टॉस कर रही थी उनका देखें, तो आप कहेंगे कि मैं इसको 10 में से 10 कह देगी तो मैं इसको अपना पीर मान लूंगा, लेकिन 7 पे नहीं मानूंगा, 6 पे तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। तो बेसिकली आप अपना अल्फा लेवल सेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमने पीछे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को भी पढ़ा था, तो यहाँ पे थोड़ा और इसी एंगल से देख लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, इवन इन परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्टडीज, यानी जहाँ पे कोई सैम्पलिंग का इशू भी नहीं होता, कोई एक्सट्रानस वेरिएबल्स भी नहीं होते, सिस्टमैटिक डिजाइन फ्लॉज भी नहीं होते, फिर भी ये हो सकता है कि आपके रिजल्ट ड्यू टू चांस आए। आपको याद होगा कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हुए देखा था कि हमें कोई भी मिल सकता है ना, हमें पूरी उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से कोई भी सैंपल एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का कोई भी बंदा हो सकता है, इनफैक्ट आउटलायर भी हो सकता है। तो हो सकता है कि बाय चांस ही आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट ना करता हो पॉपुलेशन को। तो आपकी पी वैल्यू जितनी हाई होगी क्लोज टू 1, तो इसका मतलब होगा कि रिजल्ट्स आर लाइकली ड्यू टू चांस। अब ये याद रखें, मैं अल्फा की बात नहीं कर रहा, मैं पी वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। अल्फा की बात नहीं कर रहा। अल्फा आपने सेट किया था, पी वैल्यू टेस्ट निकालेगा। अल्फा आपने सेट किया था, पी वैल्यू आपको कहीं से मिलेगी। तो अगर आपको जो पी वैल्यू मिली वो ज़्यादा है 0.05 से,
और काफ़ी जितनी ज़्यादा है उतना चांस है कि ये तुक्के पे हुआ है, ये आपके पास जो नंबर आया है एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो आप नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे। और जितनी पी वैल्यू नीचे जाती जाएगी आप कहेंगे कि नहीं, रिजल्ट जो है वो अनलाइकली है, इट्स नॉट ड्यू टू चांस, ये एक्चुअली देयर इज अ सिग्निफिकेंस टू द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो क्लेम हो रहा है वो सिग्निफिकेंट क्लेम है। तो ये ब्लू वाले डब्बे को पढ़िएगा। The p-value we observe in an experiment tells us exactly how likely it is that we would have obtained results like what we obtained, even if nothing but dumb luck were operating in our study। यानी तुक्के लग रहे थे, तो कितना चांस है कि हमें ये नंबर मिलते जो नंबर हमें मिला है। तो अब इसमें एक टर्म जो हमने पीछे भी पढ़ा था, अब थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें, टाइप वन एरर को। टाइप वन एरर होता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना जबकि एक्चुअली वो ट्रू थी, यानी कुछ भी नहीं था, तुक्केबाजी चल रही थी, एक सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं है, लेकिन आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा नहीं तुक्केबाजी नहीं है, यहाँ सिग्निफिकेंस है। इसको कहते हैं टाइप वन एरर, कि यानी आपको कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाएं जो अनयूजुअल हो, लेकिन वो इट इज देयर बिकॉज ऑफ डम लक, एक्चुअली डेटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उसको, तो उसको हम कहते हैं टाइप वन एरर। और टाइप टू एरर इसका ऑपोजिट होता है कि इनकरेक्टली एक्सेप्टिंग null hypothesis when actually it should not have been accepted, यानी सिग्निफिकेंस थी और आपने कहा कि नहीं सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ तो मुझे तुक्के लग रहे हैं, तो उसको हम टाइप टू एरर कहते हैं। अब यहाँ टाइप टू एरर पे थोड़ा फोकस करके कि इन सिचुएशंस में रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस इन एरर, यानी गलती से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना वुड ब्रिंग अ डिजास्टर, जैसा हमने एयरलाइन इंडस्ट्री वगैरह की बात की, किसी का हार्ट सर्जरी हो रही है, किसी की ब्रेन सर्जरी हो रही है, वी कैन सेट अल्फा लेवल्स टू बी वेरी लो सच एज 0.001, ताकि वहाँ पे खैर है, गलती हो जाए टूवर्ड्स कमीशन, टूवर्ड्स ओमिशन ना हो, यानी गलती ऐसी हो जाए कि जिससे मरीज को नुकसान नहीं हो रहा, यानी मुझे 2 घंटे के बजाय 6 घंटे लगते हैं ऑपरेशन में, कोई बात नहीं, मेरी इक्विपमेंट 2 के बजाय 4 यूज़ होती है, कोई बात नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो दूसरी साइड का एरर है, यानी कुछ ऐसा काम कर देना जिससे ब्रेन बंद हो जाए वगैरह, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इस साइड के एरर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि व्हाई नॉट सेट देम ऑलवेज एट वेरी लो लेवल्स, तो उसकी वजह ये है कि फिर आप टाइप टू एरर करना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया टाइप टू एरर क्या होता है कि आप नल हाइपोथेसिस को इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं या टाइप वन एरर से बचने की कोशिश करते हैं, तो आप टाइप टू एरर में ज़्यादा फंसने के प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है कि आप गलती दूसरी तरफ कर जाएंगे। अब इस चीज ये अगेन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अल्फा लेवल्स और टाइप वन एंड टाइप टू एरर्स और ये सब चीज़ें, ये रिसर्च मेथडोलॉजी की कह लें कि होली ग्रेल है ये, कि ये चीज़ें जिसको समझ आ जाती हैं बस फिर वो क्लेम करना शुरू हो जाता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह रिसर्च मेथडोलॉजी समझ आ गई है। तो आप में से जो लोग थ्योरी में इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देखें, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको एक बार ये बात समझ आ जाए तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं रिसर्च में। लेकिन हकीकत ये है कि प्रैक्टिकली इसको डिटेल में समझने की आजकल सॉफ्टवेयर की वजह से स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी पी वैल्यू और अल्फा लेवल्स क्या हैं, उससे ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इट्स टेकन केयर ऑफ। पी वैल्यू अल्फा लेवल से नीचे है, गुड इनफ, एक्सेप्ट कर लें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, पी वैल्यू अल्फा लेवल से ऊपर है, रिजेक्टेड। बस प्रैक्टिकली ये बात है, अंदर जो समझने वाली बात थी वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दी है। अब इसमें एक चीज़ होती है इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज का इन अदर वर्ड मतलब ये है कि जो कोई दो ग्रुप्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी आपस में रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे आप नीचे ये तस्वीर देखें तो एक तरफ जिसके ऊपर कंट्रोल मीन लिखा हुआ है ये एक पॉपुलेशन है या सैंपल है, दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल मीन दूसरा है। तो आप इन दोनों में किस हद तक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसका जवाब ये है कि ये जितना एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे उतना कम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, जितना एक दूसरे को ज़्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। यानी दूर दूर होंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा ये अलग है वो अलग है, और इकट्ठे जुड़े होंगे तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को इफेक्ट साइज कहते हैं, कि आप दोनों के मीन्स को कंपेयर करते हैं, अगर वो बहुत करीब हों तो उसका कोहेरेंस डी या इफेक्ट साइज
बहुत कम होता है। तो ये हमें करता क्या है कि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड implications ऑफ फाइंडिंग्स ऑफन स्टैंडर्डाइज्ड। ये मेटा एनालिसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसर्चर्स जो है वो मुख्तलिफ स्टडीज़ के रिजल्ट्स कंबाइन करते हैं, तो उनको आपस में देखना कि इनका इफेक्ट साइज क्या है बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इफेक्ट साइज बहुत ज़्यादा हो, यानी वो अलग अलग हो, फिर आप उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इसको निकालते कैसे हैं? ये नीचे आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एक ग्रुप का मीन माइनस दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन कर लें तो उसको पूल्ड कहते हैं। उससे आपको कोहेंस डी मिल जाता है। अगेन ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। ये आपको सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी करके बता देते हैं, जो मैं आपको आखिर में एक उसमें बताऊंगा डिस्प्ले में। मेजरमेंट एरर एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। मेजरमेंट एरर जो है, जिसको ऑब्जर्वेशनल एरर भी कहते हैं, वो होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट एक्चुअली देयर इज एंड व्हाट you've measured। अब इसमें दो किस्म के एरर हो सकते हैं। एक आपका सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ से मेजर कर रहे थे वो ठीक नहीं है। फुटे से नाप रहे हैं किसी लेंथ को, फुटा सही नहीं है, ये सिस्टमेटिक एरर है। टेम्परेचर नापने की कोशिश कर रहे हैं, थर्मोमीटर ठीक नहीं है, ये सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर क्या है कि वो हर एक्सपेरिमेंट में नेचुरली अकर होते हैं, यानी आप एक ही पानी का टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर से मेजर करें और एक सेकंड बाद दोबारा मेजर करें तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एक ही चीज़ का वजन मेजर करें, थोड़ी देर बाद दोबारा करें, थोड़ा सा स्लाइड से फर्क आ जाता है। उन चीज़ों को रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर को लोग अमूमन ज़्यादा नहीं छेड़ते, क्योंकि उसको ठीक करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपको नई इक्विपमेंट खरीदनी पड़ती है, ज़्यादा सेंसिटिव ज़्यादा महंगी इक्विपमेंट खरीदनी पड़ती है। सिस्टमेटिक एरर नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक एरर होगा तो फिर वो सारा एक्सपेरिमेंट ही बेकार हो जाएगा। तो आप सिस्टमेटिक एरर से बचने के लिए फिर यू यूज़ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलिब्रेट देम, ट्रेनिंग कराएं लोगों की, और इन्वायरमेंटल चीज़ों को कंट्रोल करें ताकि सिस्टमेटिक एरर ना आए। यानी वही जो हमने पीछे गर्मी की एक दो दफ़ा बात की, और जैसे आप लोग लैब्स में, आप में से जो इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा, लैब्स में स्टेबल प्लेटफॉर्म पे इक्विपमेंट को रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दूर से कोई ट्रक गुजर रहा हो तो छोटी छोटी वाइब्रेशंस आती हैं, और वो कम वजन जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो उसको ख़राब कर देती हैं। इसी तरह जहाँ पे पानी के साथ हम, यानी शिप बिल्डिंग में जब हम स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर उन लैब्स को कभी कभी 20-30 मीटर अंडरग्राउंड रखना पड़ता है, ताकि ग्राउंड लेवल की जो इर्ताश है वो इफेक्ट ना हो उस पर। तो रैंडम एरर से बचने के भी कुछ तरीके लिखे हुए हैं कि आप स्टडीज को रिपीट करें, या विद इन सब्जेक्ट्स भी करें। या विद इन और बिटवीन सब्जेक्ट का क्या मतलब है? बिटवीन सब्जेक्ट का मतलब है कि आप लोग जो है वो अलग अलग थे, और उनको आपने एक को कंडीशन ए में रखा, एक को बी में रखा। फॉर एग्जांपल, एक को शुगर की दवाई खिलाई और एक को नहीं खिलाई। दूसरी तरफ विद इन सब्जेक्ट का मतलब है कि वही लोग थे, और उन्हीं को एक दफ़ा शुगर की दवाई खिलाई और एक दफ़ा नहीं खिलाई। तो जो विद इन सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो उनकी बाकी जो एक्सट्रानस वेरिएबल्स होते हैं, यानी एक बंदा, आपने उसको शुगर की दवाई खिलाई, अब आपको नहीं पता कि उसका गुर्दा ख़राब है पहले से कि नहीं, उसके इंसुलिन लेवल्स क्या हैं। तो लेकिन उसी को जब दूसरी बार ट्रीट करेंगे तो कम से कम इंसुलिन लेवल सेम है ना, गुर्दा सेम है, चाहे ख़राब है या चाहे ठीक है, सेम है। तो वहाँ पे फिर वो वेरिएशन नहीं आती है। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के। अच्छा जी, सैम्पल साइज एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के पीछे अब देखें, हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के साथ मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं ना। यहाँ हमने बात की अफेक्ट साइज एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, यानी दोनों का आपस में फ़र्क कितना है पॉपुलेशंस का। फिर हमने बात की मेजरमेंट एरर और सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, यानी हम जिस तरह मेजर कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अब तीसरी बात कर रहे हैं सैम्पल साइज। तो अगेन आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सैम्पल साइज बढ़ाते जाएं तो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग स्ट्रांग होती जाती है, कम करते जाएं तो स्ट्रांग नहीं होती। सिंपली यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप अ, देखना चाहते हैं कि एक्सट्रोवर्जन, यानी कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है, और सेल्फ एस्टीम में क्या रिश्ता है। और आपको पता चला कि एक्चुअली जो रिश्ता है वो 0.32 है, यानी आपस में इनका कोरिलेशन 0.32 है। एक 100% बढ़ता है तो दूसरा 32% बढ़ता है। आपने 27 ऑर्डर को स्टडी किया और 0.32 निकाल लिया, इज इट सिग्निफिकेंस? नहीं। ये सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है कि आपकी पी वैल्यू 0.1 आएगी। इस
इन इस तरीके से कैलकुलेशन करके, और 0.1 0.05 से ज़्यादा है इसलिए आप कहेंगे नहीं ये रैंडमली हुआ है, एक्चुअली पॉपुलेशन ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आप 102 लोगों को टेस्ट करें और फिर भी वही नंबर आए, इज सिग्निफिकेंट? यस, क्योंकि अब उसकी पी वैल्यू बहुत कम आएगी और आपके अल्फा लेवल से, चाहे वो 0.001 भी है, उससे भी कम होगी। तो जो जो आप पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल ले रहे हैं आप उसका साइज बढ़ाते जाएंगे तो आप की सिग्निफिकेंस अचीव करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, अगर इफ वन ट्रूली एग्जिस्ट। और आखिरी चीज है रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। इनहेरेंट वेरिएबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स योर मेजरिंग कैन ऑल्सो लिमिट योर एबिलिटी टू डिटेक्ट अ ट्रू इफेक्ट। अब पीछे हमने देखे यहाँ पे बात की थी इफेक्ट साइज में कि ये एक दूसरे से दूर कितने हैं, ये दो पॉपुलेशंस के पीडीएफ्स, डेंसिटी फंक्शंस एक दूसरे से दूर कितने हैं। इधर हम बात कर रहे हैं कि वो खुद अपने आप में कितना फैले हुए हैं, यानी उनकी पीक ऊंची है और बेस पतली है, या पीक छोटी है और बेस बहुत खुली है। तो जो जो जिनकी बेस ज्यादा दूर दूर होती है, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे होते हैं, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कि ये इनमें इनहेरेंट वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जिनकी कम होती है उनको हम कहते हैं इनकी कम है। तो जिस जिसकी रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज जितनी ज्यादा होती है वो ज्यादा चांस होता है कि वहां पे आप सिग्निफिकेंस डिटेक्ट कर लेंगे इफ वन ट्रूली एग्जिस्ट। तो उसके लिए फिर आपको कुछ टेस्ट ऐसे डिजाइन करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ लिखे देखें आप मेजर करना चाहते हैं कि एक एक शौहर अपनी बीवी से, एक बीवी अपने शौहर से कितना प्यार करता है, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं हाउ मच डू यू लाइक डिड यू लाइक योर पार्टनर, 1 to 10 स्केल पे। और दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं डिड यू लाइक योर पार्टनर, यस और नो। तो अब इन दोनों के सिग्निफिकेंस निकालने का इम्कान डिफरेंट है इन दोनों सवालों का। इसी तरह ऊपर सेल्फ एस्टीम को देखें, एक तरफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड रीडिंग पॉजिटिव फीडबैक अबाउट योरसेल्फ। अब जो बंदा अपने बारे में ही फीडबैक पढ़ता रहता है तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी है। और दूसरा जो है मीडियन स्प्लिट ऑन सेल्फ एस्टीम एंड कंपेयरिंग हाई एंड लो ग्रुप्स, यानी आप लोगों की सेल्फ एस्टीम मेजर कर लें किसी चीज़ पे और लो और हाई ग्रुप में उनको डिवाइड कर लें। 1 to 5 जिनकी आई उनको एक ग्रुप बना दें, और 6 to 10 को दूसरा ग्रुप बना दें, और उनकी मीन कंपेयर कर लें। तो आप देखें कि इन दोनों में अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा जी, तो ये अब यहाँ पे समरी है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है अगर आप अच्छी तरह कर लें, जैसा कि हम आपने देखा होगा बहुत सारे कैविएट्स हैं इसमें ना, तो एक टच स्टोन है ये नेक्स्ट खुदा जिस तरह सिस्टम चलाता है ना दुनिया का, ये उस तरह की चीज़ है और इससे कोई चीज़ नहीं छुप सकती, बड़ा क्लियरली सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली रिलाई करेंगे इस पे और बेसिक कंसिडरेशंस जिनकी हमने बात की, इफेक्ट साइज, सैंपल साइज, एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है, उससे अलग रखेंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगी और आप गलत रिजल्ट्स की तरफ निकल आएंगे। जब आपको लगे कि स्टडी के रिजल्ट प्रॉमिसिंग है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी वो आपका अल्फा लेवल नहीं अचीव हो रहा है पी से कंपेयर करके, तो आप मजीद टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा बिटवीन स्टडी ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑफन यूजफुल टू कॉम्प्लीमेंट सिग्निफिकेंस टेस्टिंग विद अदर इंडिकेटर्स ऑफ वैलिडिटी, मीनिंगफुलनेस और रिपीटेबिलिटी। यानी आप मुख्तलिफ तरीके और भी देख सकते हैं, हम देखेंगे वैलिडिटी अगले लेक्चर में कि क्या चीज़ होती है। मेटा एनालिसिस ये हमने लिटरेचर रिव्यू में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तो आप करते क्या हैं कि मुख्तलिफ स्टडीज़ को पढ़ते हैं, बजाय इसके किसी एक स्टडी को पढ़ें, और फिर देखते हैं कि वो ओवरऑल एक क्या पिक्चर पेश कर रही है इस एरिया की, और कितनी फील्ड स्टडीज होंगी कि वो आपको बताएगा कि ये फिनोमेना गलत है, बार बार लोग कह रहे हैं कि यार ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, आप कितने करके बिलीव कर लेंगे। तो ये अब इस केस में मेटा एनालिसिस कॉन्टेक्चुअल भी हो सकता है, तो आप हमेशा कहेंगे कि आई डोंट केयर, अमेरिकन ने चाहे 100 स्टडीज की हो, मैं अपनी चीज़ खुद देखूंगा, या एनवायरमेंट फर्क है। या हो सकता है कि आप कहें नहीं, बेसिक ह्यूमन नीड्स तो एक ही तरह की होती हैं, तो ये फलाने फलाने केस में मैं उनकी बात मान लूंगा। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं दे कैन रेयरली बी आंसर्ड बाय सिंगल स्टडी। अब आप जिन लोगों ने सीबीए का कोर्स पढ़ा था मेरे साथ, उन्होंने देखा होगा कि हमने तमिलनाडु की एक स्टडी देखी ना, कि वहाँ पे
ओपन डेफिकेशन को कम करने के लिए क्या क्या हुआ। तो अब क्या उसको पाकिस्तान पे अप्लाई किया जा सकता है? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि पाकिस्तान में वॉशरूम वगैरह लोग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो शायद हम कहेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड इनफ, हम अपनी स्टडी करेंगे। लेकिन आप यूके में स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को देखें, और पाकिस्तान में तो आप कहेंगे यार ये मैं उस पर रिलाई कर लूंगा, क्योंकि वहाँ वैसे ही 20-25% स्टूडेंट तो हैं ही पाकिस्तानी पाकिस्तानी ओरिजिन के। बाकी 30-40% जो पाकिस्तानी ओरिजिन के नहीं है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो भी मेरे बहुत करीब हैं। तो 60-70% स्टूडेंट तो वैसे ही मेरे जैसे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं, तो मैं उनकी स्टडी पे रिलाई कर लूंगा। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि आप मिनी टैब पे आपको बहुत सारे टेस्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे आप लेफ्ट साइड वाले डिस्प्ले को देखें। तो मिनट अगली क्लास में हम थोड़ा सा मिनी टैब इस्तेमाल भी करेंगे। तो आप जो लोग आप इंटरेस्टेड हैं मिनी टैब में उसका इस्तेमाल सीखने में, तो वो लोग अपने लैपटॉप पे मिनी टैब इंस्टॉल करके ले आएगा। उसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो 30 डेज तक चलता है। तो आप देखें ये इट्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी डिटेल्ड सॉफ्टवेयर, लेकिन बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, और उनको बहुत अच्छी तरह उनको रीडिज़ाइन भी किया जा सकता है, टेस्ट्स को, उनकी बेसिक्स को भी। तो जैसे ये एक जगह पे लिखा हुआ है स्टैट्स और आगे लिखा हुआ है बेसिक टेस्ट, तो आप देखें यहाँ पे लिखा है वो दूसरे ब्लॉक में 1 सैंपल जी, 1 सैंपल टी, 2 सैंपल टी, पेयर टी। अब ये अभी हमने जी टी की बात की थी ना, तो ये सिर्फ ये यहाँ पे ये टेस्ट लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये एक टैब के एक सब टैब के एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब इसमें अंदर आप देखें जगह जगह और टेस्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल दूसरे में रिग्रेशन लिखा है, रिग्रेशन की टाइप्स ही आप खाली देख लें, फिर इसमें भी आगे आपको एरो जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें भी आप डिटेल में जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, जिसमें आप चीज़ें बहुत डिटेल में सबसे पहले तो सेट कर सकते हैं, टेस्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर उनके रिजल्ट्स को मुख्तलिफ जगहों पे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे, मिनीटैब सॉफ्टवेयर को, इसकी कैपेबिलिटीज़ को, और एक आध छोटा सा टेस्ट रन करके भी देखेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अभी हम इस क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ, और 2 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, और हम एक छोटा सा टॉपिक और है वो पढ़ेंगे, एंड देन विल कॉल इट अ डे।